अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो में हम लोग फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक सॉल्वेबल वर्सेस अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉल्वेबल वर्सेस अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स होती क्या हैं। तो प्रॉब्लम्स को बेसिकली हमने क्लासीफाई किया हुआ है सॉल्वेबल और अनसॉल्वेबल बेस्ड ऑन वेदर कि वो एक एल्गोरिदम के थ्रू सॉल्व हो सकती हैं या नहीं, यानी क्या कोई ऐसा एल्गोरिदम एग्जिस्ट करता है जो हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा उस प्रॉब्लम का, तो हम उसको कहेंगे सॉल्वेबल। अगर उस प्रॉब्लम के लिए कोई एल्गोरिदम नहीं होगा तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, अनसॉल्वेबल। तो बेसिकली इसकी दो कैटेगरीज है, सॉल्वेबल और एक है अनसॉल्वेबल। इनको वन बाय वन कवर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। तो एक प्रॉब्लम को हम सॉल्वेबल तब कंसिडर करेंगे जब कोई एक एल्गोरिदम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में। और इस प्रॉब्लम में नॉर्मली जो इनपुट्स होती हैं वो भी क्लियर होती हैं और आउटपुट्स भी हमें पहले से पता होती हैं, यानी हमें आइडिया होता है कि एक आपका एल्गोरिदम है जो आप उसको क्या चीज़ इनपुट कराएंगे और हमें उससे क्या आउटपुट मिलेगी। ठीक है। और एल्गोरिदम में बेसिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी होता है कि आप उस सोल्यूशन तक, उस प्रॉब्लम के हल तक कैसे पहुंचेंगे। जैसे लेट्स सपोज आप कहते हैं कि एक लिस्ट में लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो आपको पता है कि आपकी जो इनपुट होगी वो क्या होगी, एक लिस्ट होगी। फिर उसमें से लार्जेस्ट नंबर कैसे फाइंड किया जाएगा, आप एक नंबर को मैक्स कह देंगे। जैसे लेट्स सपोज फर्स्ट नंबर है मैक्स, तो आप मैक्स को क्या बना देंगे, 10 बना देंगे और हर नंबर से कंपैरिजन करते जाएंगे। अगर उससे बड़ा नंबर मिल जाएगा तो आप उसको रिप्लेस कर देंगे। जैसे 25 कैपिटल है तो आप 25 लिख लेंगे। अच्छा 7 कैपिटल नहीं है तो उसको नहीं रिप्लेस करेंगे। 30 बड़ा है तो हम क्या कर देंगे, इसको 30 से रिप्लेस कर देंगे। फिर 18 और ये तब तक चलते जाएंगे जब तक लिस्ट का एंड नहीं आ जाता। तो एट द एंड मैक्स में कौन सा नंबर आ जाएगा, सबसे मैक्सिमम नंबर आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारी 30 है। अब यहाँ हमें पता है कि हम इनपुट एक लिस्ट करेंगे, एल्गोरिदम एक नंबर को मैक्सिमम बना के इस लिस्ट के एंड तक आइट्रेट करेगा और जैसे ही हमें आउटपुट आएगी तो आउटपुट में हमें लार्जेस्ट नंबर मिल जाएगा। अब हमें इनपुट भी क्लियर है और आउटपुट भी हमें क्लियर है और एल्गोरिदम के स्टेप्स भी क्लियर हैं। एक और इसकी जो एग्जांपल है जो बुक में दी हुई है वो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र फाइंड करने की। इसमें इंक्लूडिंग एल्गोरिदम होता है जो हमें एक फाइनाइट मेथड बताएगा कि आप कैसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र फाइंड कर सकते हैं। तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ कैसे ये काम होता है। जैसे लेट्स सपोज आपके पास दो नंबर हैं, एक है 48 और एक है 18। तो आपने करना ये है कि जो बड़ा नंबर होगा उसको आप डिवाइड कर लेंगे स्मॉल नंबर पे। जैसे 48 यहाँ पे आ जाएगा, 18 यहाँ पे आ जाएगा। 18 टू टाइम जो है वो आपको रिजल्ट 36 मिल जाएगा और रिमाइंडर यहाँ से आपको 12 मिल जाएगा। अब जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होता तब तक आपने ये प्रोसेस रिपीट करना है और जो रिमाइंडर होगा उसको स्मॉल नंबर कह देंगे और जो स्मॉल नंबर था वो लार्ज बन जाएगा। जैसे यहाँ पे 18 कहाँ, यहाँ आ जाएगा और जो रिमाइंडर है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो एक वर्ड शिफ्ट हो गया, यानी 18 इस जगह पे चला गया और इसकी जगह पे क्या आ गया है, रिमाइंडर आ गया है। फिर इसके ऊपर दोबारा से ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो अब हमारे पास बड़ा नंबर है 18 और ये जो है वो 12 है। तो 12 वन टाइम क्या होता है 12 और रिमाइंडर हमें मिल गया है 6। ठीक है। तो हम अभी भी ये रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, 12 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर यानी 6 आ जाएगा। अब दोबारा यही प्रोसेस रिपीट करेंगे तो उसमें क्या होगा, 12 यहाँ अंदर आ जाएगा और 6 बाहर होगा। तो 6 टू टाइम क्या होता है 12 होता है और रिमाइंडर हमें क्या मिल चुका है, 0 मिल चुका है। जब आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा तो वो जो ब्रैकेट में आपने नंबर लिखे हैं उसमें स्मॉलेस्ट नंबर ही आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र होगा, यानी यहाँ आपका आंसर क्या होगा, 6 होगा। अब यहाँ इसने हमें स्टेप्स बताए हैं कि 14 mod 8 जो है 18 12 आ जाता है। तो आपने 18, 12 लिख दिया, फिर 18 mod 12 किया तो 6 मिला है, तो 12, 6 मिला है। जब 12 mod 6 किया तो आपको रिजल्ट 0 मिल गया और आपका यही जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र था वो 6 था। तो इसको हम इंक्लूडिंग एल्गोरिदम कहते हैं। ये हमें एक तरतीब बता रहा है और यहाँ आप इनपुट कोई भी नंबर भेज दें। जैसे लेट्स सपोज आप 14 और 18 की बजाय आप यहाँ पे 100 और 50 भेज दें, तो इसमें ये क्या करेगा, 100 अंदर आ जाएगा, 50 बाहर आ जाएगा। 52 टाइम क्या हो गया, 100 रिमाइंडर 0 हो गया। पहले स्टेप पे रिमाइंडर 0 हो गया तो यहाँ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र क्या होगा, 50 होगा। अब आप कोई भी इनपुट करें, आपको इनपुट भी पता है कि आप दो नंबर इनपुट करेंगे
और आपको उससे आउटपुट क्या मिलेगी, एक ही नंबर मिलेगी, एक ही नंबर मिलेगा जो कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र होगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्वेबल प्रॉब्लम कहते हैं, जिनके बैक एंड पे कोई ना कोई एल्गोरिदम होता है जो उसको फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में सॉल्व कर पाता है। अब हम आ जाते हैं जी अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। एक प्रॉब्लम को हम अनसॉल्वेबल तब कहेंगे जब आपके पास कोई भी एक ऐसा एल्गोरिदम नहीं है जो हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करे तमाम केसेस में। यानी एल्गोरिदम कुछ इनपुट्स पे अगर आपको सोल्यूशन दे रहा है और कुछ पे नहीं दे रहा, तो तब भी वो अनसॉल्वेबल होगी। सॉल्वेबल प्रॉब्लम तब होती है जब तमाम केसेस में आपको सही सोल्यूशन मिल रहा होता है। इसको हम अभी इस बात को नेक्स्ट जाके कवर करते हैं। सबसे पहले हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, फिर इसको दोबारा हम पढ़ेंगे। एग्जांपल ये है कि आप पाई का लास्ट डिजिट बताएं कौन सा है। तो ये जो पाई की वैल्यू होती है ये होती है 3.1415926 और ये आगे बढ़ती जा रही होती है। ये कभी भी वैल्यू नहीं रुकेगी, ये इन्फिनिटी तक चली जाती है। अब ये क्योंकि आगे चलती जाएगी विदाउट रिपीटिंग, तो इसका कोई लास्ट डिजिट ही नहीं होगा। तो आपको कोई भी ऐसा एल्गोरिदम नहीं है जो इसका लास्ट डिजिट बता दे। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम क्या कहेंगे, अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम कहेंगे। एक और जो यहाँ पे इन्होंने हाल्टिंग प्रॉब्लम के बारे में कहा हुआ है, इसको हम कवर करते हैं इस एग्जांपल से। लेट्स सपोज आपके पास एक ये प्रोग्राम है जहाँ n की वैल्यू 5 है। उसके बाद आपने चेक करना है कि n ग्रेटर देन 0 है, तो ये हेलो प्रिंट करा देगा। तो इसने सबसे पहले हमें स्क्रीन पे हेलो प्रिंट करवाया। उसके बाद जब दोबारा कंडीशन चेक होगी तो अभी भी n ग्रेटर देन 0 है क्योंकि n की वैल्यू चेंज नहीं हुई। दोबारा हेलो प्रिंट हो जाएगा, फिर दोबारा हेलो प्रिंट हो जाएगा और ये हेलो इन्फिनाइट टाइम प्रिंट होता रहेगा। ये प्रोग्राम कभी भी स्टॉप नहीं होगा। ये वाला जो प्रोग्राम है इसमें आप n की वैल्यू 5 लेंगे, सबसे पहले n ग्रेटर देन 0 होगा तो प्रिंट हेलो हो जाएगा और हेलो प्रिंट होने के बाद n की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी। फिर चेक होगा, आपके सामने हेलो प्रिंट हो जाएगा, फिर वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर हेलो प्रिंट होगा, फिर वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर हेलो प्रिंट होगा, फिर वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर जब लास्ट टाइम हेलो प्रिंट होगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी और इस केस में हमारी ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो ये इवेंचुअली प्रोग्राम 5 दफ़ा चला है। अब ये 2 प्रोग्राम्स हैं, तो जब प्रोग्राम रुक जाता है, जैसे ये प्रोग्राम 5 दफ़ा चलने के बाद रुक गया है, तो इसको हम कहते हैं कि प्रोग्राम हाल्ट हो गया है। अब आप यहाँ पे इस एग्जांपल में वो ये कह रहा है कि हाल्टिंग प्रॉब्लम एक फेमस एग्जांपल है अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम की, क्योंकि इसमें हम चेक करते हैं कि क्या एक प्रोग्राम एंड होगा या नहीं होगा, कब एंड होगा। तो एलन ट्यूरिंग ने ये प्रूव किया था, एक ये साइंटिस्ट था, इसने ये कहा था कि कोई भी ऐसा एल्गोरिदम मौजूद नहीं है जो हमें बता दे कि कोई भी प्रोग्राम अगर उसकी तरफ भेजा जाए तो वो कब कंप्लीट होगा। जैसे ये वाला प्रोग्राम अगर आप देखें, ये तो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, ये तो इन्फिनिटी टाइम के लिए चलता रहेगा। तो इसकी एंडिंग आप कैसे जज कर सकते हैं। अब अगर आप यही एल्गोरिदम को ये वाला प्रोग्राम देते हैं तो वो बता रहा है कि ये 5वीं दफ़ा पे रुक जाएगा, लेकिन दूसरे प्रोग्राम पे वो नहीं बता रहा। तो इसका मतलब ये है कि आपका एल्गोरिदम जो है वो ऑल केसेस में सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, उसमें कोई भी जनरल प्रोसीजर नहीं है जो हमें ये गारंटी दे कि सोल्यूशन हर इनपुट के ऊपर हमें मिलेगा। जैसे अब अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम में 48 और 18 पे भी रिजल्ट मिल रहा था, 50 और 100 पे भी रिजल्ट मिल रहा था। दोनों मसलों में उसने क्या कर दिया, हल निकाल के दिया था सॉल्वेबल ने। लेकिन यहाँ पे अगर आप आएँ तो आपके पास कोई भी ऐसा एल्गोरिदम मौजूद नहीं है जो आपको गारंटी दे कि आपको हर दफ़ा सोल्यूशन मिलेगा। जैसे आपके सामने हाल्टिंग प्रॉब्लम या ये पाई वाली प्रॉब्लम, ये दोनों ऐसी प्रॉब्लम हैं जहाँ पे आपको इन केसेस में जो है वो सोल्यूशंस नहीं मिल रहे। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम कह रहे होंगे। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इसको बुक से पढ़ लेते हैं कि बुक में इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो बुक में सबसे पहले यही कहा गया है कि प्रॉब्लम की सॉल्वेबिलिटी और कम्प्लेक्सिटी हमें डिटरमाइन करती है कि एक प्रॉब्लम जो है वो एल्गोरिदम के थ्रू सॉल्व हो सकती है या नहीं, यानी सॉल्वेबल है या नहीं। और कम्प्लेक्सिटी में हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर वो सॉल्व हो रही है तो कितने एफिशिएंट तरीके से वो सॉल्व होगी। तो यहाँ उन्होंने फिर आगे बताया कि प्रॉब्लम को आपने 2 तरह से क्लासीफाई किए हुए हैं, सॉल्वेबल और अनसॉल्वेबल। किसकी बेस पे हमने चेक करना है कि क्या कोई एल्गोरिदम मौजूद है जो हमें प्रोवाइड करे सोल्यूशन। तो सॉल्वेबल प्रॉब्लम वही होंगी जहां आपको एक एल्गोरिदम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में, जहां आपके पास इनपुट्स और आउटपुट डिफाइन हो, क्लियरली डिफाइन हो, और आपके पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी मौजूद हो। जैसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर वाली एक एग्जांपल थी जिसमें हमने क्लूडियन एल्गोरिदम को भी कवर किया। फिर अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जब आपके पास कोई भी क्लियर एल्गोरिदम नहीं है जो आपको तमाम केसेस में हल दे। अगर वो कुछ केसेस में हल दे रहा है और कुछ केसेस में हल नहीं दे रहा तो इसका मतलब है वो एक अच्छा एल्गोरिदम नहीं है। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम्स का नॉर्मली जो है वो कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं होता जो आपको गारंटी दे कि हर दफ़ा सोल्यूशन आएगा। जैसे हाल्टिंग प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक प्रोग्राम कब रुकेगा
आपको कोई भी ये एल्गोरिदम नहीं बता सकता कि एक प्रोग्राम कब रुकेगा। सो आई होप आप लोगों को सॉल्वेबल और अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रेसेबल वर्सेस इनट्रेसेबल प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।